हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं के यूनिट 3 गति के नियम से न्यूटन की गति का द्वितीय नियम को करेंगे, मतलब F बराबर ma को सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों न्यूटन ने यह बताया, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। न्यूटन की गति के 3 नियम थे। पहला नियम था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में क्या करती रहती है, गति करते रहती है। कब तक? जब तक हम उस पर कोई बल न लगाएं। तो दोस्तों जब कोई वस्तु गति करती है तो यदि हम उस पर बल लगाते हैं तो उसके संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसी को न्यूटन ने एक व्यंजक के रूप में ज्ञात किया था। तो चलिए हम इसे करते हैं। सबसे पहले हम इसके नियम को देख लेते हैं। तो देखिए मैं लिख लेता हूं। तो दोस्तों न्यूटन ने कहा कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, और यह परिवर्तन बल की ही दिशा में होता है। तो न्यूटन ये कहता है कि यदि हम किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उसके संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो यह परिवर्तन बल की ही दिशा में होता है। तो देखिए अब इसे हम गणितीय रूप में करते हैं। तो व्यंजक, देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक ये बोलेरो है, एक बोलेरो है, ठीक है। ये बोलेरो का द्रव्यमान हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों, m मान लेते हैं। ये हमारे पास एक बोलेरो है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। तो हम क्या लिख सकते हैं, माना m द्रव्यमान, या हम लिख सकते हैं द्रव्यमान m या m द्रव्यमान। तो हम क्या लिख सकते हैं, माना m द्रव्यमान, ऐसा लिख लेते हैं। माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u वेक्टर से गतिमान है। तो दोस्तों ये जो बोलेरो है ये कितने वेग से चल रही, प्रारंभिक वेग कितना है इसका, u वेक्टर है। तो अब इसका जो संवेग होगा, संवेग को हम दर्शा रहे हैं p1 से मान लेते हैं। तब इस वस्तु का क्या होगा, संवेग होगा। इस बोलेरो का क्या होगा, संवेग होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, तब वस्तु का क्या लिख रहा है, वस्तु का प्रारंभिक है ना, प्रारंभिक संवेग। तो दोस्तों मान लीजिए हमने क्या, m द्रव्यमान की बोलेरो है, कितने वेग से चल रही, वो u वेक्टर वेग से चल रही। उसका संवेग कितना मान रहा है, प्रारंभिक p1। तो p1 बराबर हो जाएगा m u वेक्टर, मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग बोलते हैं। तो प्रारंभिक संवेग क्या है, p1 बराबर m u वेक्टर बोल सकते हैं ना। अब दोस्तों यदि हम बल लगा रहे हैं F, कितना बल लगा रहे हैं बच्चों, F बल लगा रहे हैं, तो उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो अंतिम वेग कितना हो जाता है, v वेक्टर हो जाता है। मतलब उसके वेग में क्या आया, परिवर्तन आया। कितना बल लगाया हमने, F बल लगाए तब। तो क्या लिखेंगे, यदि डेल टी समय तक बल F वेक्टर लगाया जाता है। तो बच्चों आप ये बताइए कि जब हम इस पर F बल लगा रहे हैं तो उसके संवेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। उसके वस्तु के संवेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो
हमने कितने समय में तक बल लगा रहे, डेल टी समय। डेल टी समय मतलब बहुत सूक्ष्म समय है, तो उसका अंतिम वेग v वेक्टर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही हमने बल लगाए तो उसके वेग में क्या परिवर्तन आया, तो जैसे ही वेग में परिवर्तन आया मतलब संवेग में भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। तो क्या लिखेंगे, तब वस्तु का अंतिम संवेग अब P1 से उसका संवेग क्या हो गया, P2 हो गया, मतलब संवेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, P2। तो P2 बराबर होगा m, अब वेग कितना हो गया उसका, v वेक्टर हो गया, मतलब संवेग में परिवर्तन क्या हो गया, P2 बराबर m v वेक्टर हो गया। अब हमने ये जाना है कि P2 बराबर क्या आया है, m v वेक्टर, मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या बोल रहे हैं, संवेग बोल रहे हैं। तो देखिए, पहले माना था कि हमने m द्रव्यमान की वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u वेक्टर से चल रही थी, तो उसका संवेग कितना आया, P1 बराबर m u वेक्टर आया। अब यदि हम डेल टी समय पर कितना बल लगा रहे हैं भैया, F, तो उसके वेग में क्या परिवर्तन आ रहा है, डेल v वेक्टर आ रहा है, तो उसका वेग कितना हो गया, अंतिम v वेक्टर हो गया। तो वस्तु का अंतिम संवेग कितना होगा, P2, क्योंकि संवेग में भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। अब देखिए, तो अब हम क्या लिखेंगे, इसलिए डेल टी समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन। तो बच्चों आप ये बताओ, जब हमने F बल लगाए तो उसका वेग क्या हो गया, कितना वेग हो गया, v वेक्टर हो गया। प्रारंभिक वेग क्या था, u वेक्टर, अंतिम वेग कितना हो गया, v वेक्टर। संवेग प्रारंभिक क्या था, P1, अंतिम संवेग P2। द्रव्यमान तो नहीं आता है क्योंकि बोलेरो तो फिक्स द्रव्यमान की है ना, उसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अब हमने कितने समय तक बल लगाया, वो कितने समय तक बल लगाए थे, डेल टी समय तक लगाए थे। कितने समय तक, डेल टी समय तक। तो भैया जब डेल टी समय तक बल लगा रहे हो, डेल टी समय तक है ना, तो डेल टी समय तक जब बल लगा रहे हो तो डेल टी समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन आएगा, मतलब सूक्ष्म समय में बल लगा रहे तो सूक्ष्म संवेग में भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। तो क्या लिख सकते हैं, डेल पी बराबर अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, डेल पी बराबर P2 माइनस P1। अब आप ये बताइए, P2 का मान हमने क्या निकाला, m v वेक्टर माइनस m u वेक्टर। अब यहाँ पे आप m क्या ले सकते हो, उभयनिष्ठ, v वेक्टर माइनस u वेक्टर। अब देखिए बच्चों, अब हमने ये जाना है पहले कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, मतलब हम वेग में परिवर्तन क्या बोलते हैं, वेग में जब परिवर्तन होता है तो हम बोलते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, m, और इसको लिख सकते हैं डेल v, मतलब डेल p बराबर आ गया m डेल v। तो हम क्या लिखेंगे, v वेक्टर माइनस u वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल v बराबर क्या आएगा, वस्तु के वेग में परिवर्तन। कितना परिवर्तन हुआ वेग में, डेल v परिवर्तन हुआ। अब देखिए, ये हमारा डेल p बराबर आया m डेल v। अब न्यूटन ये कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती। तो हम क्या लिखेंगे, न्यूटन के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम क्या कहलाता है कि हमने जितना बल लगाए हैं तो वो मतलब जितना बल लगा रहे हैं तो वो क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब यदि हम बल लगाएंगे तो वस्तु के संवेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो मतलब कितना बल लगा रहे हैं हम, F,
अनुक्रमानुपाती संवेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, डेल पी, कितने समय में, डेल टी समय में, डेल टी समय में डेल पी यानी संवेग में परिवर्तन हो रहा है, समय में डेल पी, डेल टी समय में डेल पी यानी वस्तु के संवेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एफ अनुक्रमानुपाती, हमने डेल पी का मान कहाँ निकाला, ये निकाला है, कितना निकाले, एम डेल वी बट्टे क्या हो जाएगा, डेल टी। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ अनुक्रमानुपाती, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए, जहां ए बराबर है डेल वी अपॉन ओ, डेल वी अपॉन डेल टी है, मतलब वस्तु का त्वरण बोल सकते हैं, वस्तु का त्वरण क्या बोल सकते हैं, वस्तु का त्वरण बोल सकते हैं। यानी जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण, जिसे हम ए से व्यक्त करते हैं। अब दोस्तों हम एक नियतांक लेंगे, तो नियतांक लेंगे, देखिए अब मैं यहां पे कर रहा हूं आपको, देखो हमने क्या निकाला, एफ अनुक्रमानुपाती क्या निकाला है, एफ अनुक्रमानुपाती एम ए, एफ अनुक्रमानुपाती एम ए। अब हम एक नियतांक लेंगे, एफ बराबर के इंटू एम ए, एफ बराबर क्या आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम डेल भी लिख सकते हैं वेक्टर में लगा के, तो त्वरण भी हम वेक्टर से दर्शाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर के एम ए वेक्टर। अब यहाँ जो के आया है एक आनुपातिक नियतांक है, जहाँ जहाँ के एक नियतांक है, क्या है, नियतांक है, नियतांक है। दोस्तों ये जो के का मान है बल, द्रव्यमान और त्वरण में, त्वरण के मात्रकों पर निर्भर करता है। तो ऐसा ही पद्धति में थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो रफ कर रहा हूँ मैं, देखिए अब ऐसा ही पद्धति में दोस्तों ये जो के का मान होता है वो 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर 1 गुणित क्या हो जाएगा, एम ए वेक्टर, एफ बराबर हो जाएगा एम ए वेक्टर, तो या लिख सकते हैं हम एफ बराबर एम ए। तो न्यूटन ने ये बताया था। अब दोस्तों इससे हम निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं, तो ये हम समीकरण क्या दे दें, इसको 1 दे देते हैं। तो इस तरह से न्यूटन का हमें द्वितीय नियम को सिद्ध कर दिया, एफ बराबर एम ए। अब इसकी हम स्थितियों को देखते हैं क्या क्या होता है। तो हमने ये जाना कि हमने जितना बल लगाए द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण का गुणनफल बराबर होता है एम एफ, मतलब एफ बराबर होता है एम ए। एम क्या कहलाता है, वस्तु का द्रव्यमान, ए यानी वस्तु में उत्पन्न त्वरण यानी वेग में परिवर्तन। अब हम करते हैं इसकी स्थितियां, देखिए इसकी स्थितियां देखते हैं, रुकिए 1 मिनट। हाँ अब देखिए, यदि पहली स्थिति देखो, यदि मान लो ए अनुक्रमानुपाती एफ हो, ए अनुक्रमानुपाती एफ हो, मतलब जो उत्पन्न त्वरण है, जो यदि हम वस्तु में क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, मतलब इस बोलेरो में बल लगा रहे हैं, तो इस वस्तु के वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब वेग में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होता है, त्वरण। ये कब होगा, जब m बराबर क्या हो, नियत हो। तो जब f अनुक्रमानुपाती a या a अनुक्रमानुपाती f, कब m बराबर नियत हो, मतलब वस्तु का द्रव्यमान नियत होना चाहिए। इस बोलेरो का द्रव्यमान नियत है, तो यदि हम इस वस्तु पर बल लगाएंगे तो इसमें इस वस्तु के वेग में क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा। इस बोलेरो के वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इस वेग, जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। तो वही कहता है कि यदि बल को ज़्यादा लगाएं तो जो त्वरण है उतना ही ज़्यादा उत्पन्न होगा। मतलब यदि हम इस बोलेरो पर ज़्यादा बल लगाएंगे तो इसमें उत्पन्न यानी इसके वेग में ज़्यादा परिवर्तन होगा। जब ज़्यादा परिवर्तन होगा तो उतने ही ज़्यादा त्वरण उत्पन्न होगा।
कहने का मतलब ये है। यदि हम बल को कम लगाएंगे, मतलब ए को कम लगाएंगे, तो एफ भी क्या होगा, यदि हम बल कम लगाएंगे तो त्वरण भी कम होगा। यानी कि हम इस बोलेरो पर यदि कम बल लगा रहे हैं तो इसके वेग में कम परिवर्तन होगा। जब कम परिवर्तन होगा तो त्वरण भी कम उत्पन्न होगा। तो इस तरह से ये था। अब सेकंड स्थिति, यदि F अनुक्रमानुपाती M, कब यदि जब A बराबर नियत हो, मतलब इस वस्तु में जो त्वरण है वो फिक्स है, यानी कि इस वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं है, मतलब इस वस्तु के, मतलब इसमें जो त्वरण उत्पन्न हुआ उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कहने का मतलब ये है। तो हम कह सकते हैं यदि इस वस्तु के त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी वो नियत है, तो F अनुक्रमानुपाती क्या होगा, M होगा। मतलब यदि द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो बल भी ज़्यादा होगा। मतलब यदि हम बल ज़्यादा लगाएं, मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। भाई यदि देखो आप, जैसे ये बोलेरो है, अब हम ट्रक ले लें, ट्रक, तो ट्रक का द्रव्यमान क्या होता है, ज़्यादा, तो हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा भाई इस बोलेरो की अपेक्षा। मतलब बोलेरो में कम, क्योंकि यदि द्रव्यमान कम होगा तो हमें बल कम लगाना पड़ेगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आता है, कब, जब त्वरण नियत होता है। तीसरी स्थिति, यदि A व्युत्क्रमानुपाती 1/m, कब होगा, जब F बराबर नियत हो, मतलब हम जो बल लगा रहे हैं वो नियत होगा। तो क्या स्थिति आएगी, देखिए, यदि हम इस वस्तु पर बल लगा रहे हैं और वो फिक्स बल लग रहा है, जितना भी बल लग सकता है वो फिक्स लग रहा है, तो जो द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो त्वरण का मान क्या होगा, कम होगा। यदि द्रव्यमान कम होगा तो त्वरण का मान ज़्यादा होगा, यानी द्रव्यमान का m का मान यदि कम होगा तो त्वरण का मान ज़्यादा होगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आता है, यानी कि हमें ज़्यादा त्वरण उत्पन्न करना है, यानी कि हमें ज़्यादा त्वरण उत्पन्न करना तो हमें द्रव्यमान को कम लेना पड़ेगा, मतलब कम द्रव्यमान की वस्तु को लेना पड़ेगा, ये है इसका मतलब। तो इस तरह से ये तीन स्थितियां थी और ये हो जाएगा F बराबर ma को हमने सिद्ध किए। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो में न्यूटन के गति का द्वितीय नियम F बराबर ma पसंद आया है, समझ में आया है और मज़ा आया है, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में बल के मात्रक को करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।